ये संविधान सभा गंभीरतापूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने अभी अभी सुना क्रांतिकारी स्पीच का कुछ अंश जो संविधान सभा में पहली बैठक में ही बाबा साहब ने ये क्रांतिकारी स्पीच दिया। सम्मानित साथियों, और इस स्पीच के माध्यम से आप देखेंगे विस्तार से कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर मुस्लिम लीग की अलग राय है, लेकिन इस पर बाबा साहब के क्या विचार हैं। निश्चित रूप से आप इस बात को महसूस करेंगे और उसके नाते बाबा साहब ने भारतीय संविधान को तैयार किया। निश्चित रूप से आज उसकी नींव यहाँ पे पड़ रही है। पहली ही बैठक में बाबा साहब के विचारों से सभी सदन में मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। आप बाबा साहब के इस स्पीच से एक एक शब्द को अगर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझेंगे, गंभीरता को समझेंगे। तो आइए हम बिना विलंब के आज शुरू करते हैं संविधान सभा में दिया गया बाबा साहब के द्वारा पहला भाषण, क्रांतिकारी भाषण। विषय है, समय और स्थितियों को अनुकूल बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। प्रथम भाग के रूप में बाबा साहब का जो स्पीच है, चूँकि लंबा स्पीच है इसलिए हमने इसको 2 भागों में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 40 से पेज नंबर 40 से 44 तक प्रथम भाग के रूप में, और द्वितीय भाग हम कल लेकर उपस्थित होंगे 44 से 48 पेज नंबर तक। संसद के कामकाज की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से हुई थी, यानी कि संसद के कामकाज की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संसद में कुल 296 सदस्य चुनकर आए थे। उनमें से 207 सदस्यों ने कामकाज में हिस्सा लिया, 89 सदस्य अनुपस्थित थे। उन्होंने संसद के कामकाज का बहिष्कार किया था। कहना ज़्यादा सही होगा, इनमें ज़्यादातर सदस्य मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधि थे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, जो भावी यहाँ पर संविधान तैयार करने की बात चल रही है उसका बहिष्कार एक तरह से मुस्लिम लीग ने किया है। उसने उसमें शिरकत न करने का ठान लिया है और यही कारण है अधिकांश सदस्य मुस्लिम लीग के यहाँ पर अनुपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान अलग राष्ट्र के रूप में डिमांड कर रहे थे लगातार, और इसलिए यहाँ पर बनने वाला भारतीय संविधान में शिरकत नहीं कर रहे थे। दिनांक 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का योग्य और लक्ष्य बताने वाला एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हर बार की तरह केवल हाथ ऊपर उठाकर नहीं बल्कि सदस्य खड़े होकर इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव को समर्थन देने वाला वक्तव्य दिया। डॉक्टर AMR जयकर ने श्री नेहरू के प्रस्ताव में सुधार का प्रस्ताव रखा। उनके मतानुसार भारत को एक आज़ाद प्रजातांत्रिक सार्वभौम राज्य बनाने के दृष्टिकोण से संविधान को इसके अनुकूल बनाने के लिए मुस्लिम लीग और भारतीय रियासत के प्रतिनिधियों के सहयोग की जरूरत है। इससे इस प्रस्ताव को अलग बल मिलेगा। इसके लिए इन दो संगठनों के प्रतिनिधि अगर शामिल होना चाहते हैं तो उनके शामिल होने तक प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो कई सदस्यों ने श्री जयकर के सुझाए गए सुधारों का कड़ा विरोध किया है। वे किसी हालत में चर्चा को स्थगित होने नहीं देना चाहते थे। इस पृष्ठभूमि पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अगले वक्ता के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब को आमंत्रित किया। बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं हम आपको बता दें। ऐसे ही क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब के लेकर हम लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होते रहते हैं। सम्मानित श्रोताओं, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर कर लें ताकि आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश समय से मिलता रहे। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब का हर भाषण, हर लेख बहुत अहमियत रखता है और समाज को जागृत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हर वीडियो को शेयर जरूर करें बहुजन समाज के सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर। वह मंगलवार का दिन और तारीख थी 17 दिसंबर 1946। संविधान सभा का कामकाज शुरू होने के बाद वह 9वां दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार भाषण दिया। भाषण देने के लिए वह जब उठे तो कईयों को लगा कि डॉक्टर जयकर की तरह ही डॉक्टर अंबेडकर भी सभागृह के गुस्से का शिकार बनेंगे, लेकिन ठीक इसके उल्टा हुआ। आखिर उल्टा क्या हुआ, अब आप देखेंगे दिलचस्प कहानी, बाबा साहब का दिलचस्प भाषण। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सभा का एक सदस्य और प्रत्यक्षदर्शी ने गाडगिल कहते हैं कि उनका वक्तव्य एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह था। उसमें कटुता बिल्कुल नहीं थी। ईमानदारी के साथ वह आह्वान कर रहे थे और पूरा सभा गृह मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। सभी सदस्यों ने बहुत ही उत्साह के साथ उनके भाषण का स्वागत किया। सभागृह की लॉबी में सभी ने उन्हें बधाई देने के लिए घेर लिया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर की कार्रवाई लिखने वाले श्री धनंजय को लिखते हैं कि बड़े सिर वाली, मजबूत ठुड्डी, लंबा, गोलाकार, गंभीर और तेजस्वी चेहरे वाले तथा बेहतरीन पोशाक पहने एक मजबूत व्यक्तित्व जयकर की जानकारी को समर्थन देने के लिए खड़ा रहा। वह व्यक्तित्व था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस के कट्टर विरोधी, कांग्रेस के तौर तरीकों और नेताओं की उन्होंने कई बार खुलेआम और निजी बातचीत में खिल्ली उड़ाई थी। सहज ही संविधान सभा के सभी सदस्यों की नज़रें उन पर अटकीं। सभी सदस्यों पर एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी नज़रें घुमाई। जैसा कि अभी संक्षिप्त वीडियो में आपने देखा है, हर सदस्य को लगा कि जयकर के प्रस्ताव को समर्थन कर डॉक्टर अंबेडकर अपनी प्रतिष्ठा गंवा बैठेंगे। कांग्रेस के नेता देश के कर्ता धर्ता नेताओं के प्रतीक थे। उनके खिलाफ बोलना यानी अपने लौकिक जीवन का नुकसान करने जैसा था। कांग्रेस के सदस्य अपने कट्टर विरोधी को उसकी जगह दिखाने के लिए आतुर थे ही। देश के बड़े बड़े नेता अपने इर्द गिर्द बैठे हैं, इसका डॉक्टर अंबेडकर को एहसास था। उनके बारे में उनके विरोधियों ने कई बातें सुन रखी थीं। उनका भाषण सुनने का ये पहला ही मौका था। डॉक्टर अंबेडकर ने गंभीर स्वर में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण शुरू किया। बाबा साहब ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो भी हो, आपके इस आमंत्रण से मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ, ये मुझे मानना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझसे पहले 20-22 लोग भाषण करने वाले थे, सो अगर मेरी बारी आएगी तो वह कल आएगी। आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूँ, इसलिए आज के बजाय कल बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। इस प्रसंग में अपने विचार पूरी तरह रखने के साथ आपके सामने रखना, पूरी तैयारी के साथ आपके सामने रखना मुझे अच्छा लगता। आपने मुझे 10 मिनट बोलने का इजाज़त दिया है। इतने कम समय में इस प्रस्ताव पर बोलकर मैं इसके साथ कैसे न्याय कर पाऊंगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
इसके बावजूद इस बारे में अपनी राय मैं कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल से जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसके स्पष्टतः दो हिस्से हैं। उनमें से एक विवादास्पद है और दूसरा उपयोगी है। बाबा साहब का विश्लेषण देखिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित किया गया, रखा गया है, उस प्रस्ताव पर विचार बाबा साहब के जब मांगे गए तब बाबा साहब ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए हैं। प्रस्ताव के 5 से 7वें परिच्छेद तक का हिस्सा बहुत उपयोगी है। इन परिच्छेदों में भारत के भविष्यकालीन संविधान के लक्ष्यों को दिखाया गया है। मुझे यहाँ कहना ही पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी द्वारा तैयार किया गया ये प्रस्ताव भले उपयोगी हो लेकिन बेहद निराशाजनक है। सामान्य साथियों, आप समझ सकते हैं सदन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत संविधान सभा के सभी लोग सदन में मौजूद थे और ऐसे में जो बात कहनी है स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कभी भी लाग लपेट के साथ कोई बात नहीं कहते थे। जो कुछ भी कहना होता था वो स्पष्ट कहते थे, सामने कहते थे। बावजूद इसके यहाँ पर देखिए बाबा साहब के स्पीच को कितना पसंद किया गया, हम अगले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव के इस हिस्से में उन्होंने जो कुछ शामिल किया है, मुझे उम्मीद थी कि वे इससे आगे जाकर सोचेंगे। इतिहास के अध्ययनकर्ता के रूप में मैं इस बात का ख्याल जरूर रखता हूं कि किसी भी हाल में प्रस्ताव के इस हिस्से में शामिल बातें उसमें जोड़ी ही ना जाएं। प्रस्ताव का वह हिस्सा पढ़ते हुए बरबस फ्रांस के सदन द्वारा मानवीय हकों के संदर्भ में उद्घोषित किए गए घोषणा पत्र की एक धारा याद आती है। वास्तव में 450 सालों के बाद भी मानवीय हकों से संबंधित घोषणा पत्र और उसमें जोड़ा गया तत्व अपनी मानसिकता का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसा अगर मैंने कहा तो वह उचित ही होगा। मैं तो कहना चाहूँगा कि दुनिया के किसी भी सुसंस्कृत इलाके में रहने वाले आधुनिक मनुष्य की मानसिकता का वह अविभाज्य हिस्सा बन गया है। कट्टरपंथी विचार रखने वाले तथा सामाजिक संरचना के मामले में पुरातनवादी हमारे देश में इन तत्वों की वैधता को नकारने वाला शायद ही कोई हो। इस प्रस्ताव में उसे दोहराना केवल अपने पंडित होने का प्रदर्शन भर करना है। ये सिद्धांत हमारे स्पष्ट नज़रिए का हिस्सा बने हुए हैं, इसीलिए हमारे लक्ष्यों के रूप में उनकी घोषणा करना अनावश्यक हो जाता है। इस प्रस्ताव में कुछ अन्य खामियां भी हैं। मैं देख रहा हूं कि इस प्रस्ताव के इस हिस्से में कुछ अधिकारों के बारे में व्यवस्था को साफ साफ बताया गया है, लेकिन उन्हें हासिल करने के उपायों का या किसी योजना का उसमें जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि लोगों के हक जब छिन जाते हैं तब ऐसी व्यवस्था बेकार ही कही जाती है जिसमें छीने गए हकों को फिर पाने का कोई प्रबंध ना हो। ऐसे उपायों की मुझे इसमें कमी महसूस हो रही है। किसी भी व्यक्ति के प्राण, उसकी आज़ादी और उसकी संपदा को कानूनी कार्रवाई के बिना छीना नहीं जा सकता। ये सर्वमान्य सूत्र भी इस प्रस्ताव में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। कानून और नीति की सीमा के तहत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। असल में कानून क्या है और नीति के क्या मायने हैं, यह उस वक्त की सरकार ही तय करेगी। तब एक शासनकर्ता एक नज़रिया अपनाएगा तो दूसरा कोई और नज़रिया अपनाएगा। तत्कालीन शासनकर्ताओं पर अगर ये फैसला छोड़ दिया जाए तो पता नहीं मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या बनेगी, ये बताना मुश्किल है। महोदय, प्रस्ताव में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव के पीछे अगर ईमानदारी और वास्तविकता हो, जिसके बारे में मुझे रत्ती भर भी आशंका नहीं है, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों को राज्य जिसके सहारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कर सके, ऐसे स्पष्ट उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस पृष्ठभूमि पर मैं सोच रहा था कि देश में आर्थिक, सामाजिक न्याय की व्यवस्था पर अमल कर पाने के लिए खेती और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था प्रस्ताव में होना आवश्यक है। सामान्य साथियों, आप समझ गए होंगे कि बाबा साहब की विचारधारा देश को यूनाइट करने की है, देश के सभी रियासतों को यूनाइट करने की है। बाबा साहब ने सबसे पहले ये जो राष्ट्रीयकरण की बात है वो बाबा साहब ने की थी। आप खुद महसूस कर पा रहे हैं। आगे चलकर आपको ये मालूम है कि किस तरह से भारत की सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस तरह से यानी कि जो सरकारी व्यवस्था थी उसमें बाबा साहब का एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान है। इस बात से हम सभी को वाकिफ होना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बगैर भविष्य में कोई भी सरकार देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे कर पाएगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही।
आज समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात बाबा साहब ने की है, तो आपको महसूस करना होगा कि समाजवादी व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बाबा साहब निश्चित रूप से ठोस प्रयास करना चाहते थे। इसीलिए इन बातों के स्पष्ट जिक्र के लिए मेरा विरोध न होते हुए भी मुझे ये प्रस्ताव थोड़ा निराशाजनक ही लगता है। इस प्रस्ताव के बारे में मेरे मत और जानकारी पेश करने के बाद यह सवाल मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से की ओर मुड़ता हूँ। पहले 4 परिच्छेदों का इसमें समावेश है। इस सभा में अब तक जो चर्चा हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह हिस्सा विवादास्पद है। प्रस्ताव में प्रयुक्त गणराज्य शब्द विवाद का केंद्र बिंदु है। ऐसा लगता है सार्वभौमिकत्व लोगों के बीच से निर्माण होता है। चौथे परिच्छेद के इस हिस्से के इर्द गिर्द ये विवाद केंद्रित है। मेरे मित्र डॉक्टर जयकर द्वारा कल उपस्थित किए गए मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में सभा द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करना सही नहीं होगा। इस मुद्दे पर विवाद पैदा हुआ है। महोदय, इस महान देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यकालीन संरचना और उज्जवल भविष्य के बारे में मेरे मन में तिल भर भी आशंका नहीं है। आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से विभाजित हैं, इसका मुझे एहसास है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली छावनियों के समूह हैं हम, बल्कि मैं तो ये भी मानता हूँ कि मैं भी ऐसी ही एक छावनी का नेता हूँ। यानी कि बाबा साहब अस्पृश्यों के नेता हैं, पूरे भारत के अस्पृश्यों के नेता हैं। इसी बात को यहाँ पर बाबा साहब कह रहे हैं। और इसी तरह सभी नेता हैं। कोई किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई हिंदुओं का कर रहा है, कोई मुस्लिमों का कर रहा है। मुस्लिम लीग यानी कि मुस्लिमों का संगठन था जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। हिंदुओं के नेता के रूप में महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोग कर रहे थे। तो बाबा साहब इसी बात को जिक्र करते हुए कहते हैं और स्वयं को भी मानते हैं कि मैं ये भी मानता हूँ कि मैं भी ऐसी ही एक छावनी का नेता हूँ। तब बाबा साहब कहते हैं कि महोदय, ये सब भले सही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय और स्थितियों को अगर अनुकूल बनाया जाए तो कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। ये क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का है। पहला भाषण है, संविधान सभा में दिया गया। मेरे साथियों, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट होती है और ये हिस्सा मैंने आपको इस वीडियो के अंबेडकर संदेश के शुरुआत में सुनाया है। आपको विभिन्न जातियां और संप्रदाय होने के बावजूद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। भले आज मुस्लिम लीग भारत को दो फाड़ करने की कोशिश में लगा है, लेकिन एक छत्र भारत ही उनके लिए भी सही होगा। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर चाहे तो मुस्लिम खुद अपने बारे में सोचने लगेंगे। हर्ष ध्वनि और तालियों की एक बार पुनः गड़गड़ाहट होती है और इसी बीच बाबा साहब अपने भाषण को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं, अंतिम लक्ष्य के बारे में मेरे मत में हम में से किसी को भी डर पालने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अपनी दिक्कतें अंतिम लक्ष्य को लेकर नहीं है। आज जो संगठित नहीं है, उस समाज के लोग एक साथ संगठन के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें, इस बारे में सोचना, यही हमारी दिक्कत है। हमारी मुश्किल लक्ष्य को लेकर नहीं, शुरुआत कैसे की जाए, ये हमारे सामने खड़ी दिक्कत है। अंतिम उद्देश्य को लेकर हमें कोई दुविधा नहीं है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अपनी मर्जी से हमारी मित्रता को स्वीकारने के लिए इस देश के हर पक्ष को नहीं, ऐसे घटकों को मुख्य धारा में शामिल करना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें देनी पड़े तो देने की कूटनीतिक चतुरता बहुसंख्यक पक्ष को दिखाएं। ये बताने के लिए मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि मन में डर पैदा करने वाले नारों और शब्दों को हम दूर रखते हैं। हमारे विरोधियों की मानसिकता और पूर्वाग्रह को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें कुछ रियायतें देंगे, उन्हें भी अपने साथ कर लेंगे। हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग पर अपनी मर्जी से वे हमारे साथ हो लेंगे। इस मार्ग पर लंबे समय तक हम अगर साथ चलते रहे तो ही हमें एकता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान जयकर की उपसूचना का मैं यहाँ केवल इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि हम सबको इस बात का एहसास हो कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही इस समय बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सबको इसका एहसास होना जरूरी है। हम सही हो या गलत, हमारे कानूनी अधिकारों के साथ हमारी भूमिका मेल खा रही हो अथवा ना खा रही हो, 16 मई अथवा 6 दिसंबर के निवेदनों के अनुकूल हो अथवा ना हो, ये सारी बातें कुछ समय के लिए हम किनारे रखें।
कानूनी मुद्दे से भी ये मसला अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कानूनी मुद्दा है ही नहीं। कानून की सभी बातें हम दूर रखते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि जो लोग आज हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है वे भी साथ देने के लिए तैयार हो जाए। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि हम ऐसा माहौल तैयार करें। मेरे सामान्य साथियों, बाबा साहब चाहते थे कि इस देश भारत का बंटवारा किसी भी कीमत पर ना हो और इसलिए बाबा साहब सभी पक्षों को एक साथ लाने के लिए अगर उन्हें रियायतें देनी पड़े तो रियायतें देने के लिए तैयार थे। बाबा साहब कदापि नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। भारत पाकिस्तान के रूप में जो भारत है, अखंड भारत की डिमांड बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब की परिकल्पना है कि ये भारत हमारा अखंड बना रहे तो निश्चित रूप से हम समृद्धि के रास्ते पर सभी वर्गों को साथ लेकर आगे चल सकते हैं। और आप देख सकते हैं आज भारत एक प्रगति के रास्ते पर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान लिखा, तो बाबा साहब के दिए गए संविधान की बदौलत भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का देखिए, बांग्लादेश का देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। और यही बात बाबा साहब ने 1946 में 17 दिसंबर 1946 को घोषणा की थी कि नहीं की थी। आप सोच कर देखिए, अगर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा न होता तो जिस तरह समृद्धि के रास्ते पर हमारा देश भारत बढ़ रहा है, चूँकि अखंड भारत होता तो सभी लोग प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते और भारत के अंदर सभी वर्ग निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ आगे अपनी उन्नति कर पा रहे हैं, अपने देश की उन्नति कर पा रहे हैं, अपने समाज की उन्नति कर पा रहे हैं। और ये संवैधानिक जो अनुकूल माहौल है उसकी बदौलत ऐसा कर पा रहे हैं। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य में भी आप जरूर अपना विचार जरूर करें कि भारतीय संविधान कहीं खतरे में तो नहीं है। यदि भारतीय संविधान खतरे में है तो फिर आपको बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, हम सभी के कंधों पर है। निश्चित रूप से अपने वोट के जरिए आप भारतीय संविधान की रक्षा कर सकते हैं। भारतीय संविधान को मजबूत बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और भारतीय संविधान को सुरक्षित रखना सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुनते रहें। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद के कामकाज की शुरुआत कब और किस भाषण में किया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या आह्वान किया? मुस्लिम लीग से बाबा साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप मुस्लिम लीग के बारे में अपनी जानकारी जरूर साझा कीजिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संदर्भ में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है कि आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने के नाते आप इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करेंगे। अब दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।